हे गाइस, वेलकम अगेन इन क्वालिटी अचीवर क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर को, जो कि है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आपने अभी तक बहुत सारे चीज़ों को जाना है, मानचित्र के विषय में जाना है, पृथ्वी के विषय में जाना है। तो पृथ्वी किस तरह से बनी है, आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आई थिंक कि आपने इस विषय में पहले भी पढ़ चुका होगा कि पृथ्वी जल, स्थल और वायुमंडल से बनी हुई है। जल जो है जाते हैं, इस विषय में भी आपने जाना होगा। स्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी स्थलाकृति कैसी है, ये भी जाना होगा। और वायुमंडल के विषय में भी जाना होगा। इसी के विषय में हम लोग आज वृहद तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं। और यदि आप अंत तक बने रहोगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैसों की परत जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और जहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा गैस पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। और आप सभी को पता होगा, जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन अवस्था है? तो बर्फ़ है, जल है और जलवाष्प है। शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, अटमास का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल, यानी बायोस का अर्थ है जीवन। यानी कि आपको इतना भी याद रखना है ध्यान में। तो हम लोग विस्तृत तौर पे अब जो है चर्चा करने जा रहे हैं भूमंडल के विषय में। तो भूमंडल कितना वृहद तरीके से फैला हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि भूमंडल में जो है आपका महाद्वीपों से घिरा हुआ है और जो है महासागर और नदी आदि से जो है जलमंडल घिरा हुआ है। तो जो भूमंडल है वो कितने महाद्वीपों से घिरा हुआ है, तो आपको पता होगा 7 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो एशिया के विषय में, एशिया हो गया, एक एक करके मैं सारा चर्चा कर दूंगा। पहले आते हैं हम लोग। और फिर क्या है, बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, आपने देखा होगा। लेकिन उस सभी महासागर के अलग अलग नाम हैं और एक क्षेत्र है जहाँ पे वो उसकी सीमा समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हो तो अच्छे से देख सकते हो। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इस ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से देश हैं हमारे, महासागर हैं, सॉरी महाद्वीप हैं। तो फ्रेंड्स, महाद्वीप के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा स्थलीय पे सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि 48 मीटर है। और विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है वो मैरीना गर्थ है, यानी प्रशांत महासागर है, और सबसे गहरा प्रशांत महासागर उसी में मैरीना गर्थ है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, लगभग 11,000 किलोमीटर है। और महाद्वीप कौन सा, कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप हैं, अफ्रीका है, यूरोप है, और जो है उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। तो आपको पता होगा एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें भारत अवस्थित है। इसमें बहुत सारे देश हैं। मैंने आपको जो है कि सारे कॉन्टिनेंट्स के देश और राजधानी को अवेलेबल कराया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लो, ताकि आपका राजधानी अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना फ्रेंड्स। और जो है अगर आपको स्टेट यानी राजधानी भी नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, साथ में बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने डाल रखा है। तो आपको पता होगा ये बहुत ही बड़े भू स्थलाकृति में अवेलेबल है। और ये जो है आपका यूरोप तथा एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशियाई यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है।
कहाँ पे स्थित है? पश्चिम में स्थित है। और फ्रेंड्स अफ्रीका, अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप है और विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और सहारा मरुस्थल, जो कि आपने सुना होगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो भी यहीं पे स्थित है। और जो है इसके बाद जो है सबसे लंबी नदी विश्व का, वो भी यहीं स्थित है, जो कि नील नदी है। उत्तर अमेरिका, आपको पता होगा तीसरा नंबर का महाद्वीप उत्तर अमेरिका ही है। यह जो है दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ते हैं, जो कि पनामा स्थल संधि कहा जाती है। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा जो है कि स्थल संधि के कारण उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से जुड़ता है, तो वो है पनामा जल स्थल संधि। ओके, और यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध पर स्थित है। और जो है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। इसके पूरब एवं पश्चिम में कौन दो महासागर स्थित हैं? तो आपको पता है इसके पूरब और जो है क्या पूरब और दक्षिण पे कौन सा महासागर है, देख लीजिए आप। पूरब और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और मैं ऊपर एक बार चित्र पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, क्या देख सकते हो यहाँ पे जो है उत्तरी अमेरिका के बगल में जस्ट आपका पूरब के साइड है आपका कौन सा महासागर है? अंटार्कटिक महासागर है। इधर जो है पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है। आप देख पा रहे होगे तो देख लो, है ना फ्रेंड्स। आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यानी चौड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह जो है क्या पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका जो है एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के कारण मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ़ की परतें से ढकी हुई है। यहाँ किसी भी प्रकार के अस्थायी मानव निवास नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक ठंडी होती है। और यहाँ भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पे स्थित है। इसका नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है। उसके बाद फ्रेंड्स आइए हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जलमंडल पे। तो जलमंडल होता क्या है वास्तव में, और वो जो भाग जो कि जलीय है और पृथ्वी पर अवस्थित है। आपको पता है कि 71% जो है स्थलीय भाग है और जो है 29% जो है जलीय भाग है। तो आपको पता होगा कि ये जो 29% जो जल है वो किस किस जलों से घिरा हुआ है? तो वो महासागर तथा नदी नाले, झील, हिम नदियों, भूमिगत जल एवं वायुमंडलीय जल वाष्प से है घिरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जल का 97 भाग जो है पानी वो महासागरों में ही पाया जाता है। मात्र 3% यानी लगभग 2 के आसपास पानी ही पीने लायक है। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो, क्या देख सकते हो? महाद्वीप की तुलनात्मक आकार किस तरह से है, मतलब कि इसे छोटे से आकृति में समझाया गया है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है ना। और फ्रेंड्स आप महासागर की बात करते हैं तो आपको पता होगा महासागर कौन कौन से हैं। मुख्यतः 5 महासागर हैं। कौन कौन? प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और जो कौन सा महासागर है आपका, वो है आर्कटिक महासागर। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं फ्रेंड्स, आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। अंटार्कटिका महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और पहला कौन है? पहला आपका प्रशांत महासागर है। और ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और फ्रेंड्स और जो दूसरा है वो है उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका में कौन सा महासागर इसके पश्चिमी किनारों पे है? तो वो है आपका अटलांटिक महासागर। और फ्रेंड्स ये एस आकृति का है,
कैसा है, एस आकृति का है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आपका हिंद महासागर, ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका एवं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है वो दक्षिणी महासागर है जिसका नाम अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरा जाता है। और फ्रेंड्स अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर फैला हुआ है। अंटार्कटिका महासागर यानी कि आर्कटिक यानी अंटार्कटिका के बाद आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त पर स्थित है और उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के क्या है, छिलने जलवाष्प एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि बेरिंग जल संधि किसे कहते हैं, तो वो जो है प्रशांत महासागर के छिलने जल वाले एक संकरे भाग को कहते हैं। और फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं जो कि वायुमंडल पे है। आपको पता होगा वायुमंडल से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आते हैं, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं। तो आपको पता होगा वायुमंडल के 5 परत हैं। पहला जो नीचे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यानी कि धरती के स्थलीय क्षेत्र के ऊपर से, तो पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल है, तीसरा मध्य मंडल है और चौथा आयन मंडल, पांचवा जो है बहिर्मंडल मंडल है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए क्षोभ मंडल में पैराशूट और फिर एरोप्लेन उड़ते हैं और मौसम संबंधी घटनाएं भी इसी में घटित होती है। समताप मंडल ये क्या होता है, उल्का पिंड जो होते हैं छोटे छोटे वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ नष्ट हो जाती है और उसी यहीं पे समताप मंडल से थोड़े से ऊपर ही ओजोन परत पाई जाती है। और दूसरा फ्रेंड्स क्या है आपका मध्य मंडल है, जहाँ पे आपका जो है क्या होता है रॉकेट और जो है रॉकेट और एयरक्राफ्ट आदि चलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो क्या है आपका आयन मंडल है, जहाँ पे क्या होता है आपका सैटेलाइट आदि लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी मोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये सब मैं विस्तृत तौर पे क्लास 8 या 6-7 में करूँगा, 7 या 8 में करूँगा। ओके। और फिर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसका गैस है, तो वो नाइट्रोजन है जो कि 78% है और 21% क्या है ऑक्सीजन है और रेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन आदि गैस हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये स्थलाकृति के विषय में आपको पता होना चाहिए, यानी कि जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल ये तीनों चीज़ों से मिलकर हमारे क्या बने हुए हैं, जीव मंडल बने हुए हैं। तो जीव मंडल में क्या होता है कि स्थलीय, जलीय और हवा के बीच में सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। आपको पता है कि कुछ जीव जल में रहते हैं, तो कुछ जीव स्थल में रहते हैं, तो कुछ वायु में रहते हैं। तो सभी जीवों के अलग अलग प्रकृति एवं प्रकार होते हैं। आपको इस विषय में मैं एक विशेष वीडियोस ज़रूर प्रोवाइड करूँगा ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृति की। तो आई थिंक एवरीवन नो अबाउट दैट कि पृथ्वी पर बहुत सारे स्थल हैं, मतलब कि पर्वत हैं और जो है नदी हैं, तो कहीं पठारीय क्षेत्र है, तो कहीं वन है, तो कहीं विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं। आप देख सकते हो इस चित्र में, तो कहीं झील है, कहीं नदी है, कहीं सहायक नदी है, कहीं वितरिका है, डेल्टा है, नदी मुहाना है, प्रायद्वीप है और जो है स्थल संधि है, तट है, उसके बाद समुद्र है, उसके बाद मैदान है, तो कहीं पहाड़ी एरियाज़ है, कहीं पर्वत श्रृंखला है, तो कहीं पर्वत है। तो फ्रेंड्स, और जल संधि द्वीप भी है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति हमारे आसपास देखने को मिलता है। तो ये जो है कि आप कैसे बनता है ये भी दिमाग में होगा। तो ये अपर्दन के कारण, यानी कि पृथ्वी की सतह में टूटकर घिस जाने से अपर्दन कहलाते हैं। अपर्दन की क्रिया के सतह नीची हो जाती है और निक्षेपण
यानी निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। और यह दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होता है। हम जो है विभिन्न स्थलाकृति की ऊंचाई, ढाल को आधार पर पर्वत, पठार तथा मैदान में वर्गीकृत करते हैं। पर्वत को किसे कहते हैं तो देखिए, तो पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर होता है। पर्वत में क्या होता है? शिखर होता है और आधार चौड़ा होता है तथा आसपास के क्षेत्र बहुत ऊंचे होते हैं तथा पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं कभी कभी। जैसे कि आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको जलवायु क्या होगा? ठंडी होगी। इस तरह से आपको दिखाई देगा, है ना। और यहाँ पे एक हिमानी कहा जाता है। किसे कहते हैं? तो कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है, जिसे हिमानी कहते हैं। ओके। और फिर बर्फ़ क्या होता है? आपको पता है ये है कि H2O का ही ठोस रूप होता है। और फ्रेंड्स, एक और भी पॉइंट है कि श्रृंखला, जैसे कि आप देखते हो पर्वत, तो बहुत सारे पर्वतों से मिलकर एक श्रृंखला निर्माण होती है। जैसे कि आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो उसी में कुछ चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, फिर कंचनजंगा हो गया, K2 हो गया। इस तरह से बहुत सारे पर्वत श्रृंखला हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है सैकड़ों पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो वलित पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, फिर भ्रंशोत्य पर्वत है और ज्वालामुखी पर्वत है। और हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत की श्रृंखला है। ये जो आपको मैंने बताया, ये वलित पर्वत श्रृंखला। और कुछ आधुनिक, कुछ पौराणिक है। जैसे कि आपको अरावली पता होगा, बहुत पुराना पर्वत है। और बहुत नया आपका हिमालय हो गया। और जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंश पर्वत, याद रखिएगा आप। और जो है कि क्या होता है, और आगे हम लोग चलते हैं, दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ये हो गया, ये आप ज्वालामुखी पर्वत देख सकते हो, करोड़ होता है, बहुत सारे हिस्से होते हैं। इसे मैं अच्छे से 7th क्लास में डिस्कस करूँगा, बट यहाँ इतना ही काफ़ी है। पठार क्या होता है? पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। यानी कि किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसकी ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर के लगभग होती है और 1000 मीटर तक हो सकती है। 100 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार सबसे पुराने में एक है और केनिया, तंजानिया तथा युगांडा के पूर्वी अफ्रीका के उदाहरण हैं। और फिर आप देख सकते हैं तिब्बत का पठार जो है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर है। उसके बाद पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उसमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व का बहुत ही से खनन क्षेत्र पठारी भागों में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि मैदान जो है एक समतलीय भाग होता है। यह सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं तो कुछ जो है उर्मिल तथा तरंगिक होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। आपको पता होगा कि जहाँ मैदानी एरिया है वहाँ पे बहुत सारे नदी बहते हैं, गंगा नदी, यमुना और भी बहुत सारे नदियाँ बहते हैं। और जो है फ्रेंड्स, यह जो है मैदान में बहुत ही उपजाऊ होता है। कुछ मैदान जो है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है और परिवहन के साधनों के निर्माण करना भी यहाँ आसान होता है। समतल होने के कारण परिवहन आसान होता है, इसलिए यह मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग कहा जाता है। यानी मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं क्योंकि यहाँ जीवन जो है बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे जीवन के रहन सहन की सारे सुख सुविधाएं आसानी से अवेलेबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और स्थलारूप एवं लोग, आपको पता है कि स्थलारूप की विभिन्न
विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का जीवन यापन कठिन होता है और जो है मैदानी क्षेत्र का जीवन यापन बहुत ही सरल होता है। उसके बाद क्या होता है, मैदानों में फसल आराम से उपजाई जा सकती है ना। और जो है पर्वतीय क्षेत्र में उपजाना बहुत ही कठिन होता है। भूस्खलन, बहुत सारे समस्या वहाँ से आते हैं, जिस कारण से वहाँ पे जो है बहुत कठिन होता है। आप वही देखोगे स्थलीय क्षेत्र में वही आपका आ जाता है मरुस्थल, वहाँ पे तो और हार्डली ज़िंदगी होता है। और तटीय क्षेत्र वहाँ भी हार्डली होता है। और जो है आप देख सकते हो वनीय क्षेत्र में भी आप बहुत सारे जगह होते हैं और इस तरह से आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के जगहों को आप देख सकते हो। वहाँ के जीवन यापन बहुत ही कठिन होते हैं फ्रेंड्स। तो यही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के, जो कि आई थिंक कि आपका क्लियर हो चुका होगा। और भी अगर कोई समस्याएं हैं तो आप ज़रूर जो है कि कमेंट करो ताकि मैं क्लियर कर दूं। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, हमारा देश भारत से। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होगा कि भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? वैसा देश जो कि तीनों दिशा से पानी से घिरा हुआ है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और आपको पता होगा कि भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या है। तो उत्तर में आपको पता है कि उत्तर का विशाल क्षेत्र जो है हिमालय शिखर श्रृंखला से घिरा हुआ है और जो पश्चिम का क्षेत्र है वो अरब सागर में घिरा हुआ है और पूरब का जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और दक्षिण का जो क्षेत्र है हिंद महासागर से घिरा हुआ है। यह एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम से रखा गया है। तो आपको पता होगा कि इसे हम भारत की चौहद्दी भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है 82.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और जो कि उत्तर से लेके कन्याकुमारी यानी उत्तर में जो कश्मीर है वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक का जो विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है। ओके, और नेक्स्ट जो है अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात में पड़ता है वो जो है 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। और आपको यह जान के बेहद ही गंभीरता से यह चैप्टर को देखने की जो जिज्ञासा उभर पड़ेगी कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो विभिन्न प्रकार से फैला हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है कि आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी, वो भी बेहतर और भारी मात्राओं में। कहने का मतलब ये है कि उत्तर में जो है मौसम आपको अत्यधिक ठंड मिलेगी तो दक्षिण में बहुत ज़्यादा गर्म मिलेगा। और इस तरह से जो है कहीं पे आपको पठारी क्षेत्र मिलेगा तो कहीं पर्वतीय क्षेत्र तो कहीं जलीय स्थलीय यानी कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जलवायु भी भिन्न भिन्न प्रकार से आपको दिलों को मनोरम करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी के 23.5 डिग्री पे जो रेखा खींची जाती है, देशांतर रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध पे जो रेखा खींची जाती है उस पर हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और क्या है? देश के मध्य भाग में होकर गुजरती है। और यहाँ कितने राज्यों से होकर ये गुजरती है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा होता है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे स्थित होता है। और आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इसके कारण से मौसम भी परिवर्तित होती है। और फ्रेंड्स कि जो है भारत का जो टाइम जोन है वो आपको मतलब 82.5 डिग्री है यानी कि 5.5 घंटा ग्रीनविच टाइम से ऊपर है यानी प्लस है। और जो भारत का पश्चिम से पूरब का जो विस्तार है वो इस तरह से है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है। और जो है इसका दक्षिण से उत्तर विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तर दक्षिण अक्षांशों पर, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को भी मिलते हैं, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना। अगर कोई और भी परेशानी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो।
और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का जो है पड़ोसी देश कौन कौन सा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना रखा है, वो है ABCMNP। यानी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ABCMNP। यानी ए से अफगानिस्तान, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना और पी से ABC हो गया। उसके बाद M से म्यांमार, N से नेपाल, ओके, पी से हो गया आपका पाकिस्तान और भी से हो गया भूटान। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ये सारे देश हमारे आसपास हैं। श्रीलंका एक द्वीप है जो कि देश नहीं है, इसलिए हम लोग उसे पड़ोसी देश नहीं कहते हैं, पड़ोसी द्वीप हो गया। ओके फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। और आपको एक बात मैं अभी ही बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका कैरियर अच्छे तरह से सेटल हो, आपको मैप के विषय में अच्छी तरह से जानकारी हो, तो आप भारत का पॉलिटिकल मैप को जहाँ आप सोते हो पढ़ते हो वहाँ पे ज़रूर लगा लो। ओके, इससे आपको हर चीज़ को अच्छे से समझने में सहायता प्रदान होगी। ओके, और राजनीतिक मैप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ को स्टेबल करने के लिए, यानी मैप के इंफॉर्मेशन को स्टेबल करने के लिए। आपको पता है कि भारत में 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आप देखिए भौतिक मैप भी होता है। क्या होता है भौतिक मैप? जिसमें आपको नदी आदि, पहाड़, पर्वतीय क्षेत्र आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। आपको ये जानना चाहिए कि कौन सी नदी किस एरिया में बहते हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। पंजाब में जो है 5 नदियों का भूमि कहा जाता है, वहाँ पे कौन नदी बहते हैं, ये मैप को आपको अच्छे से भी याद रखनी चाहिए। झेलम नदी, चेनाब, रावी, सतलज, सिंधु, ये पंजाब के क्षेत्र में बहते हैं। और जो है गंगा नदी आपको उत्तर से लेके बंगाल की खाड़ी यानी उत्तराखंड से आती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। और विंध्याचल श्रेणी कहाँ है और अरावली श्रेणी कहाँ है, ये सब आपको देख के समझ में आ जाएगा ये चित्र को। इसे अच्छे से मैप बना के आप नोट डाउन कर लो। ओके, और आगे चलते हैं। भौतिक विभाजन जो है आपको पर्वत, पठार, मैदान, तट एवं द्वीप समूह के आधार पर किया जाता है। और सबसे ऊपरी जो स्थिति है उसे हम वृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। मध्य हिमालय एवं हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है और हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान स्थित है। इस तरह से विभिन्न प्रकार से हमारे क्या है क्षेत्र यानी भारत डिवाइडेड हैं। आपको पता होगा मैदानी क्षेत्र में बहुत सारी नदियां बहती हैं, जिसमें गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे जल रेखा यानी कि भारत की हस्तरेखा, जीवन रेखा भी कहा जाता है। आपको पता होगा भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत बड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र है जो कि थार कहलाती है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल भी है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है आपको पता होना चाहिए। एशिया के जो अफ्रीका में उपस्थित है वो है आपका सहारा मरुस्थल, ठीक है। और प्रायद्वीप के विषय में मैंने बता दिया। और पठार आया है तो उत्तरी मैदान के दक्षिण से प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। यह क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला एवं घाटियाँ उपस्थित है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर पश्चिम में क्या है अरावली श्रृंखलाएँ हैं, जो कि भारत के साथ साथ विश्व का भी बहुत पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, जो कि आपको मैप में देख के भली भांति रूप से अवगत हो जाओगे। ओके, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पूर्वी तटीय मैदान जो है आपको इस तरह से हैं, जो कि प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। आपको इस क्षेत्र में आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी जो है कि मुख्य तौर पर कहाँ गिरते हैं, तो वो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। आपने बहुत बार जो है सुनामी के विषय में सुना होगा। तो सुनामी जो है समुद्री क्षेत्र में उठा हुआ भूकंप होता है, जिससे कि लंबे लंबे जो है लपट यानी कहने का मतलब पानी का बड़ा बड़ा लहरें उठने लगती है और वो जो है आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंचाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगला चैप्टर, भारत। जलवायु, वनस्पति एवं वन जीव।
तो आपको पता होगा कि भारत का स्थलाकृति का विस्तार जो है एक प्रायद्वीपीय रूप में है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उष्ण एवं मतलब कटिबंध में उपस्थित है। तो यहाँ का तो स्वाभाविक है कि यहाँ का जलवायु भी भिन्न भिन्न रूप से परिवर्तित होती रहती है, यानी कि यहाँ की विविधताएं, यहाँ की जैव विविधताएं विभिन्न प्रकार से उपस्थित हैं। कहने का मतलब उत्तर में और से दक्षिण तक विभिन्न प्रकार से यहाँ भिन्न भिन्न रूप से उपस्थित हैं। तो क्या होता है, आपको पता होगा कि यहाँ का मौसम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मौसम जो है आपको दैनिक पत्र जो आता है, दैनिक समाचार पत्र, उसमें आपको आराम से मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि आज का कितना तापमान है, आज का मौसम कैसा है। तो उस मौसम को रेगुलरली यानी कि महीना 2 महीना देखने के बाद हमको पता चलता है कि लगातार गर्मी पड़ रहा है या ठंडी पड़ रहा है या जो भी पड़ रहा है, यानी एवरेज को हम लोग निकाल के क्या करते हैं, जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो आपको पता होगा कि भारत का जलवायु कैसा है। तो ऐसे तो मानसूनी है, लेकिन यहाँ पे कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी मानसूनी, तो कभी बसंत ऋतु का आवागमन होता रहता है। तो समानता क्या है, भारत में दिसंबर से फरवरी तक क्या होता है, ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम होता है। मार्च से मई तक का गर्मी का मौसम होता है और जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम होता है। अक्टूबर से नवंबर को मानसून लौटने की मौसम होती है, यानी कि कहने का मतलब फिर से पुनः वर्षा आ जाती है। तो इसमें ठंडा थोड़ा थोड़ा आपको अनुभव होने लगती है। शीत ऋतु क्या होता है, ठंडे मौसम से सूर्य की सीधी किरणें नहीं आ पाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, यानी कि गिरने लगता है तापमान। और ग्रीष्म ऋतु क्या होता है, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अत्यधिक सीधी पड़ती है और तापमान बहुत अधिक हो जाती है और दिन के समय में गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये आप लोग ने देखा होगा। और दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम, तो वर्षा का मौसम आपको पता है कि वर्षा के मौसम में क्या होता है कि समय पवन क्या होता है, इस समय पवन जो है यानी हवा बंगाल की खाड़ी तथा अरब के सागर से बहती है और वे जो है अपने साथ नमी भी लाते हैं और ये जो है पहाड़ आदि से टकराते हैं और ये पवन आदि से टकराते हैं, पहाड़ों से टकराते हैं, तब वर्षा होती है। और फ्रेंड्स, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु क्या होता है कि आपको पता होगा कि इस समय जो होता है पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर लौटता है और यह मौसम क्या होता है, मानसून के लौटने का समय होता है, यानी कि रिटर्न होने का समय होता है। और भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, किसी स्थान पर अनेक वर्षा में मापी गई मौसम का औसतन दशा को जलवायु कहते हैं। आपको पता है कि वर्षों भर जो मौसम होता है उसका एवरेज हम लोग निकालते हैं, उसके बाद जलवायु का निर्धारण करते हैं। और भारत का जलवायु हम मोटे तौर पे कह भी चुके हैं कि मानसूनी है। और मानसूनी शब्द जो है, मानसून शब्द अरबिक शब्द से लिया गया है, पता होना चाहिए आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र का जो जलवायु होता है, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी एवं उच्चावच पर निर्भर करती है, वायु पे निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत का जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थिति जैसलमेर तथा बीकानेर में बहुत गर्म पड़ती है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में के बर्फीला भागों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, तो आपने अपने आसपास के चारों तरफ आपने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यानी पादप जीवन को देखा होगा और हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ क्या होता है, कुछ पौधे छोटे होते हैं तो कुछ झाड़ी कहलाते हैं, तो उसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे आदि होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें पत्तों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। और क्या होता है, घास क्षेत्रों तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है।
तो ये पता होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होता है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। तो वृक्षों के अनेक प्रजाति इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरा भरा ही दिखाई देता है। हमें सदाबहार वन भी, मतलब इस क्षेत्र को सदाबहार वन से भी पहचाना जाता है, यानी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि पश्चिमी घाट की सकरी पट्टी में पाए जाने वाले कुछ वृक्ष जो हैं क्या है, महोगनी यानी एबोनी एवं रोजवुड हैं, जो कि आपका सदाबहार वन में आता है। और फिर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या होता है? ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वन पाया जाता है और उसमें क्या होता है कि मानसूनी वन भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। और इसमें क्या होता है कि ये कम घने होते हैं और वर्षा क्या होता है, वर्ष के एक निश्चित समय पे अपनी पत्तियों को ज़मीन पर छोड़ देते हैं, यानी कि पतझड़ यानी झड़ जाते हैं। और इस वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ कौन से हैं? तो साल है, सागौन है, और फिर पीपल है, फिर जो है आपका नीम, शीशम आदि हैं। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं महाराष्ट्र ऐसे क्षेत्र में आते हैं। कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आते हैं। फिर कटीला क्या होता है? कटीली झाड़ियाँ। इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में यानी कि सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि भारत का जो है पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान आदि, गुजरात के कुछ भागों में जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पे आपका कटीली झाड़ियाँ आदि पाए जाते हैं, जिसमें कैक्टस, खेर, बबूल, कीकड़ आदि महत्वपूर्ण हैं। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाटी आदि के ढलान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो क्षेत्र को। पर्वतीय वनस्पति क्या होता है? पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। वो क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। और क्या होता है? समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच क्या होता है? परी आकार होती है, यानी कि ये आपका त्रिकोणाकार होता है। कहने का मतलब त्रिभुजाकार होता है, नोक जैसा पेड़ होता है, शंकुआकार होता है। ये पौधा शंकुआधारी वृक्ष भी कहे जाते हैं। इस वनों के महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं, चीड़, पाइन एवं देवदार हैं। क्या है? मैनग्रोव वन क्या होता है? मैनग्रोव वन, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन एवं अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र पड़ा है सुंदरवन पड़ा। उसके बाद हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है? आपको पता है, पृथ्वी पर अत्यधिक गाड़ी एवं कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को, यानी गाड़ी से निकलने वाले धुआं एवं कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करने के लिए हमें वनों की आवश्यकता होती है। और वनों को पृथ्वी का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वायु को स्वच्छ करने का काम करती है। और अंधाधुंध अगर पेड़ पौधों की कटाई होगी, यानी कि क्या केमिकल्स आदि का जो उत्सर्जन होता है, जो निकास होता है, उसका तो क्या होगा? अवशोषण करने के लिए, यानी उसे शुद्ध करने के लिए जो है पेड़ पौधों की कमी होती जाएगी और बहुत विभिन्न प्रकार की परेशानियों का हमें जो है सामना करना होगा और विभिन्न प्रकार के रोग आदि का परेशानियों का सामना करना होगा। तो फ्रेंड्स, होता ऐसा है कि अगर हम लोग पेड़ काटते हैं तो बहुत तरह की समस्याएं को देखनी होती है। और आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में जो है दिल्ली की कैसी स्थिति है। उस एरिया में पेड़ पौधे की बहुत कम समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है, यानी पेड़ पौधा है ही नहीं। तो पेड़ पौधा होगा नहीं तो वायु जो है वहाँ का स्वच्छ होगा ही नहीं, और जब स्वच्छ नहीं होगा तो समस्याएं बढ़ेगी तो रोग बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, और क्या होता है? वन्य प्राणी,
वन्य प्राणी क्या होता है कि वनों में निवास करती है और ये हजारों प्रजातियां के रूप में है और इसमें सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव, कीट एवं कृमि आदि भी निवास करता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद क्या है कि गुजरात के गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट जो है भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलता है। उसके बाद जंगली गधा और फिर कच्छ के रण में पाए जाते हैं। बकरी आदि भी पाए जाते हैं। और फिर आपको पता है कि कुछ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु पक्षी तो मोर है ही। और फ्रेंड्स इस तरह से पशु पक्षी आदि का वन्य अभ्यारण्य आदि बनाया गया है। और देखिए रेड डाटा बुक भी होता है जो कि मैं बताऊंगा धीरे धीरे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रवासी पक्षी क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ पक्षी हमारे एरियाज़ में नए हैं तो वे सब पक्षी प्रवासी होते हैं। कुछ पक्षी जो है पिनटेल बत्तख जिसको, और फिर कार्लियू, फिर फ्लेमिंगो, फिर ऑस्प्रे, लिटिल स्ट्रीन प्रत्येक वर्ष जो होता है सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। और सबसे छोटे लिटिल स्टिंग का वजन जो है लगभग 15 ग्राम होता है। अफ्रीका प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत आती है। तो प्रवासी पक्षी ऐसे भी पक्षी को कहते हैं फ्रेंड्स। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और भी अगर कोई परेशानी हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके आप जो है अपने प्रॉब्लम्स को डालो और मैं उसे क्लियर कर दूंगा। और फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियोस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करो और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सारे फ्रेंड्स आपकी तरह से अच्छे इन्फॉर्मेशन से अवगत हो सके। और फ्रेंड्स अगर कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करो। ओके, थैंक्स।